स्टूडेंट, आप सभी का सिविल सेवा गुरुकुल में स्वागत है। आज हम दृष्टि का टेस्ट नंबर 4 करेंगे। मेंटरशिप टेस्ट हमारा 4 है, जिसमें हमारे ज्योग्राफी के 65, मैपिंग के 5 और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इन सब के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप सभी वहाँ से इसके PDF ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गिरोह के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं फर्स्ट का क्या होगा। युवा तारे के चारों ओर स्थित घूर्णनशील चक्र में उपस्थित छोटे गोलाकार पिंड के परस्पर संजन से ग्रहाणुओं का निर्माण होता है। यानी हमारा फर्स्ट कहता है कि हमारा ये ऑप्शन सही होगा। उन्होंने हमसे गिरोह के निर्माण के बारे में पूछा है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, गिरोह का निर्माण तारों के निर्माण से पूर्व हो जाता है। नहीं, यानी तारों का निर्माण नीहारिकाओं के भीतर स्थित सघन गैसीय पुंज मतलब जो पुंजों से होता है, और गिरोह का विकास बाद में किसी नवजात तारे के चारों ओर उपस्थित गैस और धूल की घूर्णनशील चक्रिका से होता है। गिरोह का निर्माण तारों के निर्माण से पूर्व नहीं होता है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन 3 है, ग्रहाणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिवृद्धि की प्रक्रिया हुई तथा गिरोह का निर्माण हुआ। यानी ऑप्शन हमारा ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा C 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन के भूवैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ जहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 है हमारा, जुरासिक काल के दौरान प्रथम पक्षियों का उद्भव हुआ। यानी कि उसने पूछा है कि जुरासिक काल के दौरान प्रथम पक्षियों का उद्भव हुआ। यानी यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन 2 है हमारा, जुरासिक काल के दौरान प्रथम स्तनधारियों का उद्भव हुआ। यानी कि प्रारंभिक स्तनधारी इससे पहले, यानी कि एक ट्राइसिक काल के दौरान प्रकट हुए थे। यद्यपि बाद के भूवैज्ञानिक कालों में उनका अत्यधिक विविधीकरण हुआ, इसीलिए उनकी प्रथम उपस्थिति को जुरासिक काल नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन 2 गलत होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है, महाद्वीपीय भूपटल प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के नीचे सर्वाधिक सघन होती है। यानी हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 है, महासागरीय भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में पतली होती है। यानी यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 है हमारा, मोहरोविसिक अशांतीय मेंटल को क्रोड से पृथक करता है। यानी कि ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 गलत होगा, आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित कथनों पर भूकंप छाया क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी ऑप्शन 1 कहता है पी तरंगे उन भूकंप मापियों द्वारा अभिलेखित की जाती हैं जो अधिक केंद्र से 140 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित होती हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एस तरंगे अधिक केंद्र से 105 से अधिक दूरी पर अभिलेखित नहीं होती, यानी ये भी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 है एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है, यानी ये भी हमारा करेक्ट होगा और आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 दी गई है। अपसादी चट्टानों के प्रकारों को सूची सेकंड में दी गई है, उनकी उत्पत्ति के प्रकारों को सुमेलित करना है। यानी कि सूची 1 को सूची सेकंड से यानी अपसादी सेल इनकी उत्पत्ति की विधि को हमें बताना होगा। क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है पहले कोयला, रॉक सोल्ट, कोयला अब मिलाते हैं हम। कोयला क्या होगा? कोयला होगा हमारा जैविक उत्पत्ति। कोयला होगा जैव यानी कि कोयला 2। रॉक सोल्ट होगा रासायनिक उत्पत्ति। संगुटिकास्म होगा हमारा यांत्रिक। यानी यहाँ पर हमारा आंसर बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है अपसादी सेलों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ऑप्शन होगा 1 मिनट। यानी कि ऑप्शन 1 है अपक्षय और अपर्दन पूर्व विद्यमान सेलों को अपसादों में परिवर्तित करते हैं। यानी ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संघनन और संसंजन अपसादों को अपसादी सेलों में परिवर्तित करते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 3 है अपसादी सेलें उन प्रक्रियाओं के साक्ष्यों को संरक्षित करती हैं जिनके माध्यम से अपसादों का संचयन होता है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होता है, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। कथन ए यह दर्शाता है कि कोई भी पूर्व विद्यमान सेल प्रकार अपसादों के लिए मूल पदार्थों के रूप में कार्य करता है। कथन सेकंड कहता है यह दर्शाता है कि अपसादी सेलों के निर्माण के लिए सीलीभवन आवश्यक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है हमारा थर्ड कथन यह दर्शाता है कि अपसादी सेलें कभी भी आगे के भूवैज्ञानिक रूपांतरण से नहीं गुजर सकती। यानी यहाँ पर हमारा आंसर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर आंसर होगा 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कायांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारा गतिक कायांतरण मुख्यतः अपसादों के निक्षेपण एवं संसर्जन के कारण होता है।
ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है, क्योंकि गति कायांतर मुख्य रूप से अत्यधिक दबाव और विवर्तनिकी तनाव के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही नहीं है। तापीय कायांतरण तब होता है जब आसपास की सेलों में मैग्मा लावा से प्राप्त ऊष्मा के कारण परिवर्तन हो जाता है। यहाँ हमारा 7 का ऑप्शन 2 सही होगा। यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, भूवैज्ञानिक समानताओं में दक्षिण अटलांटिक के तटों के साथ दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में पर्वत प्रणालियों का स्पष्ट सातत्य शामिल है। यानी ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन को मुख्य रूप से सागर नीतल प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा समझाया। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा तो महाद्वीपीय विस्थापन की व्याख्या के लिए प्रमुख उपयुक्त तंत्र हैं, यानी कि वेगनर मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक पूरा जलवायु जीवाश्म और जियोग्राफिक फिट साक्ष्यों पर निर्भरता, ना कि ये सागर नीतल प्रसरण वाला नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, कार्बोनिफेरस काल के समान हिमानी निक्षेप दक्षिण अमेरिका अफ्रीका भारत ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए चुंबकीय साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, स्पष्ट ध्रुवीय विचलन को संपूर्ण पृथ्वी के संचलन की अपेक्षा भूखंडों के संचलन द्वारा अधिक बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, मैग्मा के ठोस होने के दौरान चुंबकीय खनिज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित हो जाते हैं और उनकी दशा को संरक्षित करते हैं। यानी हमारे 2 का ये सही होगा और यहाँ पर हमारा आंसर होगा हो जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सी। ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, प्रत्येक स्थलखंडीय प्लेट में अनिवार्य रूप से महाद्वीपीय महासागरीय स्थलमंडल दोनों विद्यमान होते हैं। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही नहीं होता। ऑप्शन 2 है, किसी प्लेट का वर्गीकरण महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के रूप में इस आधार पर किया जा सकता है कि उसमें किस प्रकार का स्थलमंडल अधिक विस्तृत भाग को आवृत करता है। यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ऑप्शन 3 है, प्रमुख स्थलमंडलीय प्लेटों की सीमाएं सामान्यतः नवीन बलित पर्वतों महासागरीय गर्तों अथवा प्रमुख भ्रंशों द्वारा चिन्हित होती हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही होगा। इसी हिसाब से हमारा आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन 1 है अपसारी सीमा भू परपटी निर्माण के स्थल हैं। ऑप्शन 2 है रूपांतरण सीमाएं ना तो भू परपटी का निर्माण करती है और ना ही उसे नष्ट करती हैं। यानी हमारा यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन 3 देखते हैं। प्रविष्टान अभिसारी सीमाओं की एक विशिष्ट विशेषता है। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है स्थलीय और समुद्री समीरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिन के समय समुद्री समीर प्रवाहित होती हैं क्योंकि स्थल जल की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है, जिससे भूमि पर निम्न दाब उत्पन्न होता है और समुद्र से ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। यानी यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 है स्थलीय समीर रात्रि में प्रवाहित होती है क्योंकि भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर उच्च दबाव निर्मित होता है एवं वायु अपेक्षाकृत गर्म समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं स्थल समुद्र समीरों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 13 है भूकंप और ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है परिप्रशांत पेटी में विश्व के ज्वालामुखियों का सबसे बड़ा सांद्रण पाया जाता है। यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोनों प्रमुख भूकंप पेटियाँ ज्वालामुखीय गतिविधियों से भी संबंधित है। ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। परिप्रशांत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक वितरण में सामान्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन 3 भी हमारा सही होगा। ऑप्शन 4 है मध्य विश्व पर्वत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक वितरण में सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन हमारा ये ऑप्शन 4 भी सही होगा। हमारा 1, 2 और 3, 4 यानी हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है बलित पर्वतों की संरचनात्मक विशेषताओं के संबंध में हमें बताना है। यानी बलित पर्वतों की विशेषता क्या होती हैं, कैसे वो बनते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। बलित पर्वतों की विशेषता भूपर्पटी के संपीड़न के कारण निर्मित क्रमिक अपनति और अभिनति है। यानी ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। इनके निर्माण में शामिल सेल स्तर मुख्य रूप से अपसादी होते हैं। ऑप्शन 2 भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इनका निर्माण मुख्य रूप से केवल ऊर्ध्वाधर उत्थान के बजाय क्षैतिज संपीड़न बलों से संबंधित है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल 3 भी सही होगा। हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर आंसर होगा 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लैक पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक पर्वतों के निर्माण में भ्रंशन एक अनिवार्य संरचनात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है ब्लैक पर्वत का निर्माण करने वाली सेलों का भ्रंश के बाद क्षैतिज रूप से परत दर परत और अविकृत बने रहना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। यहाँ पर ये ए आंसर सही होगा क्योंकि 2 गलत है। ब्लैक पर्वत का निर्माण करने वाली सेलों का भ्रंश के बाद क्षैतिज रूप से परत और अविकृत बने रहना आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन 2 गलत होगा, यानी आंसर होगा ए। 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16 है
क्वेश्चन नंबर 16 है, भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रंश संपीड़नात्मक और तनावात्मक दोनों प्रकार के प्रतिबलों के अंतर्गत हो सकता है। यानी 16 का पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन 2 है, एक नैप का निर्माण तब होता है जब अत्यधिक संपीड़ित वलय विघटित हो जाता है और वह वलन नहीं रह जाता। यानी ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 3 है, व्युत्क्रम भ्रंश सर्वदा रिप्ट घाटी का निर्माण करते हैं। यानी ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय मूलतः एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है जिसमें सेले यानी कि सेल पदार्थ की बहुत कम या बिल्कुल भी संचलन नहीं होता। यानी 17 का यहाँ पर ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और ऑप्शन 2 है, भौतिक अपक्षय में केवल तापमान जनित विघटन शामिल है और इसमें तुषार क्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 है, जैविक अपक्षय पौधों, जंतुओं और मनुष्य की गतिविधियों के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पर आंसर होगा ए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को एवं कारक प्रक्रियाओं की सूची सेकंड में दिया गया है। अपक्षय के संबंधित प्रकारों से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची सेकंड, कारक और प्रक्रिया यानी कि अपक्षय का प्रकार। तुषार, यहाँ पर तुषार है भौतिक अपक्षय। किलेश है रासायनिक और बिल बनाने वाले जंतु हैं जैविक अपक्षय। यानी यहाँ पर आंसर होगा 213। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 213 यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृहद संचलन के संबंध में हमें वृहद संचलन के संबंध में बताना है कि वृहद संचलन क्या होता है। उस पर कथनों पर विचार करना होगा। ऑप्शन 1 है, शैलपात, अवपात और मृदा विसर्पण वृहद संचलन की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। वृहद संचलन नदियों, हिमनदों, पवन की प्रत्यक्ष क्रिया के बिना भी संभव है। ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 है हमारा, सभी वृहद संचलनों के लिए एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन 3 हमारा गलत होगा। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को में दिए गए नदीय भू आकृति को सूची सेकंड की विशिष्ट विशेषताओं से सुमेलित करना है। सूची 1 यानी भू आकृति, सूची सेकंड यानी विशेषताएं। यहाँ पर 20 देखते हैं, यानी बी आकार की घाटी, जलप्रपात और विसर्प और गोखुर झील। यहाँ पर देखते हैं, मैचिंग करते हैं। बी आकार की घाटी, बी आकार की घाटी होगा। यह तरुणावस्था में प्रमुख ऊर्ध्वाधर अपरदन से संबंधित है। यानी ए हमारा होगा 2। ए हमारा होगा 2। ए का 2 होगा। जलप्रपात क्या है? इसका निर्माण
इसका निर्माण उस स्थल पर होता है जहाँ नदी के प्रतिरोध सेल अपफलक से आकस्मिक रूप से नीचे गिरते हैं। विसर्प होगा। यह अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले क्षेत्र में विकसित तरंगित मोड़ होते हैं। ऑप्शन और गोखुर होगा। जब नदी विसर्प के ग्रीवा भाग को काट देती है तब इसका निर्माण होता है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नदी के मुहाने से संबंधित भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है, डेल्टा के विकास के लिए किसी नदी द्वारा पर्याप्त तल छठ का परिवहन होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है, ज्वार भाटा रहित और सुरक्षित नदी तट के मुहाने के पास तलहट के निक्षेपण को सुगम बनाते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत होगा। ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 है, ज्वार नदमुख सामान्यतः उन परिस्थितियों से संबंधित होते हैं जहां तल छठ निक्षेपण सीमित होते हैं। यानी ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त कथनों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन 1 है, कथन ए यह दर्शाता है कि अपसादों की उपलब्धता डेल्टा निर्माण के लिए अनिवार्य आवश्यक है। ऑप्शन यानी कि कथन सेकंड यह दर्शाता है कि ज्वार भाटा रहित समुद्रों में प्रवेश करने वाली सभी नदियां अनिवार्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन 3 यह कथन यह दर्शाता है कि समुद्री प्रक्रियाओं की प्रधानता डेल्टा के निर्माण को बाधित करती है। इसी अनुसार यहाँ पर हमारा आंसर 21 का आंसर होगा सी। 1 और 2 सही कह रहे हैं। ए 21 का आंसर होगा सी। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि हमें इसे कथन निकालना था। यहाँ पर आंसर होगा सी। 21 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमनद भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद भू आकृति बतानी है और उनकी विशेषताएं। सर्क, निलंबी घाटी, एरेट और हॉर्न ये क्या होते हैं, यानी कि इनकी विशेषता कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आप सभी भी पढ़ के देखना। सार्क यानी कि ये जो सर्क है हिमनद घाटी के शीर्ष पर स्थित चक्राकार अपसाद है। यानी ये युग्म हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। निलंबी घाटी ये युग्म हमारा सुमेलित नहीं है। एक निलंबी घाटी इसलिए विकसित होती है क्योंकि एक सहायक हिमनद में आमतौर पर मुख्य हिमनद की तुलना में कम अपरद शक्ति होती है और इसीलिए यह अपेक्षा उथली घाटी का निर्माण करता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा गलत। ऑप्शन 3 है, एरेट दो सड़कों को अलग करने वाली तीक्ष्ण पर्वतीय कटक है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हॉर्न कई सर के अपरदन से निर्मित पिरामिड के आकार का
इसी करिए ऑप्शन भी हमारा सही होगा। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पवन कृत भू आकृतियों और निक्षेपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर आकृतियाँ हैं और विशेषताएं यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1 है, यारडांग सामान्यतः उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहाँ पवन मुख्यतः एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 है, उर्मिंका चिन्ह यानी सामान्यतः अदृढ़ रेतीली सतहों पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। लोएस मरुस्थलीय सीमाओं के निकट जमा होने वाले मोटे कणों वाले निक्षेप हैं। ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन 4 है हमारा, ब्लॉक आउट मुख्यतः वातोड़ अपसादों के संचय से निर्मित होता है। ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी। 23 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 में दिए गए कास्ट भू आकृति को सूची सेकंड में उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सुमेलित किए। सूची 1 में कास्ट भू आकृति है और सूची सेकंड में विशेषताएं। कंदरा ऑप्शन कंदरा यानी तल से ऊपर की ओर बढ़ने वाली निक्षेपीय विशेषता है। यानी यहाँ पर आंसर है हमारा इसका, ये नहीं है। कंदरा है चूना पत्थर के विलय से निर्मित भूगत कक्ष। यानी एक आंसर होगा 2। सिंक होल क्या है? सिंक होल है चूना पत्थर क्षेत्र में विघटन एवं धसाव से निर्मित सतही गर्त। ऑप्शन 3 है हमारा, स्टेलेक्टाइड है क्या है? स्टेलेक्टाइड है हमारा कंदरा के शीर्ष पर निलंबी रूप में विद्यमान निक्षेपण विशेषताएं। और ये होगा स्टैग्लेमाइट क्या होगा? तल से ऊपर की ओर बढ़ने वाली निक्षेपीय विशेषताएं। यहाँ पर आंसर होगा 2, 3, 4, 1। कहाँ पे है देखते हैं। ऑप्शन 1 में मिलेगा हमें 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 25 है, तटीय निक्षेपण भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर भू आकृतियाँ दी गई हैं और इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। ऑप्शन 1 है हमारा, अपतटीय तटरेखा के समांतर निर्मित जलमग्न अपसादी निक्षेप है नहीं। यानी 25 में क्या होगा देखते हैं। ये पहला हमारा सही सुमेलित है, लैगून संकीर्ण मार्ग के माध्यम से समुद्र में सन सकते हैं। और ऑप्शन 3 है हमारा, स्पिट तरंगों द्वारा परिवहित बालू और कंकड़। यानी ऑप्शन 3 हमारा ये सुमेलित है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा, और पुलित क्या है? केवल तूफानी तरंगों की परिस्थितियों से निर्मित। 25 का आंसर होगा सी। यहाँ पर 3 मैचिंग करते हैं और सुमेलित क्या नहीं है? पुलित नहीं है, क्योंकि पुलित तट के किनारे असंपीड़ित पदार्थ के मध्य ढाल वाले संचय से निर्मित होता है और यह केवल तूफानी तरंगों के अंतर्गत ही निर्मित नहीं होता। यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 दिए गए हैं और ज्वालामुखी विशेषता और सूची सेकंड में उनसे संबंधित अभिलक्षण से सुमेलित कीजिए। ज्वालामुखी विशेषता है और अभिलक्षण बताने हैं। यानी दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप लावा और हवाई द्वीप शील्ड ज्वालामुखी, ये सही है। और फ्यूजियामा
ये 3 भी हमारा सही मैचिंग कर रहा है। और विद्री उद्गर ये भी लावा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा 1 2 3 4। यहाँ पर आंसर होगा डी। आप सभी भी पेपर करने से पहले वीडियो को रोककर ऑप्शन करने की कोशिश करना, फिर आंसर को मैचिंग करना कि आप सब कितने बना पाए वीडियो के साथ। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूदृश्य विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतलीकरण में अपरदन द्वारा उच्च वक्र का कम होना तथा निक्षेपण द्वारा गर्तों का भरना दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी 27 का आंसर ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन 1 तो हमारा सही है। ऑप्शन 2 है, अंतर्जात बल मुख्य रूप से भू संरक्षणकारी बल होते हैं, जबकि बहिर्जात प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भू निर्माणकारी बल होते हैं। यानी यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 है, उच्च वक्र में भिन्नताएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं एक साथ निरंतर सक्रिय रहती हैं। यहाँ पर आंसर होगा 1 और 3, यानी हमारा आंसर होगा बी। 27 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभमंडल में वायुमंडलीय जल वाष्प की अधिकांश मात्रा पाई जाती है तथा लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। ऑप्शन 3 है, तापमंडल रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करता है तथा यही वह क्षेत्र है जहां ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 हमारा गलत है, यानी कि समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। नहीं, ये हमारा, और ये जो समताप मंडल में तो वृद्धि होती है और मध्य मंडल में क्या होता है, कमी आती है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही, हमारा आंसर होगा 1 और 3, यानी यहाँ पर आंसर होगा 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपतन एक लघु कोण समान मात्रा में सौर ऊर्जा को एक बड़े सतही क्षेत्र पर विस्तृत कर देता है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, वायुमंडल की पारदर्शिता मेघावरण धूल के कणों और जल वाष्प से प्रभावित होती है। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 है, सौर विकिरण का एक दीर्घ वायुमंडलीय मार्ग अवशोषण और परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को कम करता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 सही नहीं है। आंसर देखते हैं, 29 का आंसर होगा ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में निव्वल ऊष्मा अधिशेष पाया जाता है क्योंकि वहाँ प्राप्त होने वाले सौर विकिरण पृथ्वी से बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण से अधिक होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा बिल्कुल। ऑप्शन 2 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा की कमी पाई जाती है क्योंकि वहाँ प्राप्त होने वाली
ऊष्मा की तुलना में अधिक ऊष्मा ह्रास होता है, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर ही, जैसे ये केवल है तो इसे हमें देख के ही ऐसा लगेगा कि हमारा ऑप्शन गलत ही हो सकता है। आगे देखते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं और अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने में योगदान नहीं देती, यानी आंसर हमारा होगा सी। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सामान्य ताप दर ऋतु अक्षांश स्थान से अप्रभावित रहते हुए स्थिर रहती है। यहाँ पर ऑप्शन 2 है तापमान। 31 में हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 है तापमान व्युत्क्रमण के दौरान सतह के निकट की वायु ऊपर स्थित वायु की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 3 है तापमान व्युत्क्रमण सामान्यतः स्वच्छ आकाश, शुष्क वायु और शांत पवन की परिस्थितियों में विकसित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही है। यहाँ पर आंसर होगा, और 3 भी सही है, और आंसर होगा बी। 31 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है वायुमंडलीय दाब के मौसमी वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है जनवरी के दौरान विषुवतीय निम्न दाब पेटी थोड़ी दक्षिण की दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है जुलाई के दौरान सूर्य के आभासी संचलन का अनुसरण करते हुए सभी प्रमुख दाब पेटियां दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन 2 भी हमारा, ये जुलाई के नहीं, ये ऑप्शन सही है। जुलाई में कर्क रेखा की ओर आभासी रूप से आगे बढ़ते हैं और दाब पेटियां दक्षिण की दिशा की ओर नहीं बल्कि उत्तर की दिशा की ओर होती हैं। ये हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन 3 है जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक पृष्ठीय दाब उत्तरी पूर्वी एशिया से ऊपर विकसित होता है। ऑप्शन ये 3 हमारा सही है। आंसर देखते हैं 1-3 कहाँ पर मिलता है हमें। आंसर 1-3 कहाँ पर है, यानी उसमें हमसे यहाँ, अच्छा यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं पूछा है, हमने देखा था 2 गलत है, तो हमारा यहाँ पर आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है सूची 1 दी गई है भूमंडलीय पवनों को सूची सेकंड में उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। भूमंडलीय पवन और सूची सेकंड में विशेषताएं बताई गई हैं। व्यापारिक पवनें क्या हैं? यहाँ पर लगा लेते हैं और आंसर करते हैं। 33 व्यापारिक पवनें हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होकर विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर, यानी कि ए होगा हमारा 3। पछुआ पवनें क्या है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिणी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पछुआ पवनें ये होगा। और ध्रुवीय क्या होगा? ध्रुवीय होगा ठंडी शुष्क स्थिर वायु राशियां जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर आंसर होगा सी, यानी 33 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है और ध्रुवों की ओर उत्तरोक्त बढ़ता है। ऑप्शन 34 का ये सही है। ऑप्शन 2 है कोरियोलिस बल के कारण पवनें हमेशा समदाब रेखाओं को समकोण पर पार करती हैं।
ये भी सही है और इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है। 34 का आंसर होगा बी। 34 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35 है। जेट स्ट्रीम और भारत के मौसम पर उनके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है शीत ऋतु के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश को सुगम बनाती है। 35 का आंसर ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन 2 है ग्रीष्म ऋतु के दौरान पछुआ जेट स्ट्रीम का स्थान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ले जाता है, जिसका विकास तिब्बती पठार के ऊष्मण से संबंधित तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायक होता है। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान भी उत्तरी भारत के ऊपर स्थित रहती है और उत्तरी मैदान में मानसूनी वर्षा को सुदृढ़ करती है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन 3 गलत है, ए। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा। यहाँ पर भी सूची दी गई है। सूची 1 में दी गई वायु राशि और वाताग्र को सूची सेकंड में उनकी विशेषताओं से सम्मिलित करना है। वायु राशि यानी वाताग्र यानी उनकी विशेषताओं को बताना है। ऑप्शन 1 आप भी पढ़ा करोगे साथ साथ। ध्रुवीय वायु राशि क्या है? ध्रुवीय वायु राशि ध्रुवीय वायु राशि क्या है, यानी कि 36 है हमारा। ध्रुवीय वायु राशि क्या है? ध्रुवीय वायु राशि शीत वायु राशि है, उष्णकटिबंधीय कोष्ठ वायु राशि है। और भी है उष्ण वाताग्र क्या है? उष्ण वाताग्र है जब कोष्ठ वायु शीत वायु के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब इसका निर्माण होता है। और शीत वाताग्र क्या है? जब शीत वायु कोष्ठ वायु के नीचे प्रवेश करती है तब इसका निर्माण होता है। यानी ऑप्शन हमारा होगा 3, 2, 1, 4 कहाँ पर मिलेगा? यानी 3, 2, 1, 4 होगा आंसर। ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 36 का आंसर होगा ए। 36। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है। अंतर पर्वतीय घाटी में तापमान व्युत्क्रमण यानी अंतरीय पर्वतीय घाटी में तापमान व्युत्क्रमण होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये देखते हैं क्या ऑप्शन 1 देखते हैं। यह विशेष रूप से शीत ऋतु के दौरान अंतर पर्वतीय घाटियों में देखा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 है पर्वतीय ढालों के नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी सघन वायु घाटी के तल पर जमा हो जाती है। ऑप्शन 2 भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 है बार बार होने वाली तुषार की घटनाओं के कारण ऐसे क्षेत्र में घाटी के निम्न ढालों पर आमतौर पर बागानी फसलों की खेती से बचा जाता है। ऑप्शन यानी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही हैं। यहाँ पर आंसर होगा डी। 37 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर वायुमंडलीय आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन 1 है यदि वायु के तापमान में गिरावट आती है तो जल वाष्प की किसी भी अतिरिक्त वृद्धि के बिना सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो सकती है। ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही होगा। निरपेक्ष आर्द्रता को
मौसम के पूर्वानुमान के लिए अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है, क्योंकि यह वायु के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को अप्रभावी यानी कि परिवर्तनों से अप्रभावी होती है। यानी ऑप्शन हमारा 2 सही नहीं है, ऑप्शन 2 गलत होगा। औशांक वह तापमान है जिस पर वायु का एक निश्चित नमूना पूर्णतः संतृप्त होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही, यहाँ पर आंसर होगा 38 का आंसर होगा 1 और 3, यानी 38 का आंसर होगा 1 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघों के वर्गीकरण के संबंध में स्तरीय मतलब स्तरीय मेघ बताने हैं और उनकी विशेषताएं हैं। स्तरीय, मध्य स्तरीय बादल और उनकी विशेषताएं बतानी है। अब देखते हैं 39 में पक्षावी सघनन गुंबदाकार मेघ जिनका आधार समतल होता है, ये हमारा ऑप्शन 3 गलत होगा। कपासी वर्षी यानी कि वर्षाधारी मेघ जिनमें तीव्र ऊर्ध्वाधर विकास होता है, ऑप्शन 4 सही है और 1 और 2 भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। 39 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 होगा, परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में हमें बताना है कि कौन से कथन उसकी सही बात व्याख्या करते हैं। ऑप्शन 1 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अक्षीय की विशेषताएं अपतलीय वायु और अपेक्षाकृत शांत स्थितियां हैं। ऑप्शन 1 है हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 है, अधिकतम पवन वेग सर्वाधिक वर्षा अक्षीय भित्ति में होती है। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः स्थल पर पहुंचने के पश्चात और तीव्र हो जाते हैं क्योंकि सतह का घर्षण अभिसरण को बढ़ाता है। ये ऑप्शन 3 सही नहीं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा गर्म समुद्री तल और निरंतर नमी की आपूर्ति से प्राप्त करते हैं, यानी कि लैंडफॉल तट से टकराने के बाद यह पूर्णतः अवरोधी हो जाते हैं और सतह का बढ़ता हुआ घर्षण परिसंचरण को कमजोर कर देता है, जिससे चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर 40 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सामान्यतः उष्ण क्रोड़ होता है, जबकि वही रुद्र कटिबंधीय चक्रवातों में शीत क्रोड़ होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, अधिविष्ट वाताग्र केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से समृद्ध होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। ऑप्शन 3 है, वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से क्षैतिज तापमान प्रवणता से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 भी हमारा सही होगा। यहाँ पर आंसर होता है 41 का आंसर होगा बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी चक्रवातों और उनसे समृद्ध मौसम प्रतिरूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी चक्रवातों की विशेषता धरातलीय अभिसरण और आरोही वायु धाराएं हैं जो व्यापक मेघ निर्माण और विस्तृत वर्षा को बढ़ावा देती हैं। 42 में ऑप्शन 1 हमारा 42 का ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है। ये 42 का ऑप्शन बी 1 हमारा सही नहीं है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी चक्रवातों के चारों ओर पवनें दक्षिणावर्त प्रवाहित होती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त। ये ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर होगा बी। 42 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानसून की क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर विकसित होने वाला
तापीय निम्न दाब मुख्य रूप से भारतीय भूभाग और सीमावर्ती महासागरों के विभेदी तापन का परिणाम है। ऑप्शन 1 है हमारा सही। ऑप्शन 2 है ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर दक्षिण गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल होता है। ये ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन 3 है मैस्करीन उच्च दाब की शक्ति और स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचने वाली विषुवत पार पवनों की तीव्रता को प्रभावित करती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा 1 और 3। आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट के उत्तर की ओर निवर्तन और उसके पश्चात प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के विकास के साथ होता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी आप भी इसको पढ़ के देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये है, लेकिन एनसीईआरटी से ही। और ऑप्शन 2 देखते हैं क्या होता है। एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव अनिवार्य रूप से भारतीय ग्रीष्म मानसून पर एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 हमारा सही नहीं है। ऑप्शन 3 है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान पुनः स्थापित उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपरी नमी ग्रहण करती हैं और कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा लाती हैं, यानी ऑप्शन 3 भी हमारा सही है। इसका आंसर देखते हैं। 44 का आंसर होगा सी। 44 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है एल नीनो दक्षिणी दोलन एनएसओ और भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है एल नीनो से तत्पश्चात प्रशांत महासागर के उष्ण जल के पूर्व की ओर संचलन के कारण पेरू के तट पर असामान्य रूप से उष्ण महासागरीय जल के प्रकट होने से है। ऑप्शन 1 है हमारा, ये सही है। ऑप्शन 2 है दक्षिणी दोलन ऑप्शन 1 सही है। दक्षिणी दोलन से तात्पर्य विषुवतीय प्रशांत महासागर में महासागरीय धाराओं के अवधिक उत्क्रमण से है। ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है शक्तिशाली एल नीनो दक्षिणी दोलन घटनाएं सामान्यतः भारत में सामान्य रूप से ग्रीष्मकालीन मानसून से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। यहाँ पर आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर होगा ए। 45 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्रता परिवहन को सुदृढ़ करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। ऑप्शन 2 है यद्यपि एल नीनो दक्षिणी दोलन और हिंद महासागर द्विध्रुव अलग अलग जलवायु परिघटनाएं किंतु भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर उनके प्रभाव एक दूसरे के अंतःक्रिया कर सकते हैं। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 1 भी। यहाँ पर आंसर होगा
यहाँ पर आंसर होगा सी। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्थानीय पवनों और उनसे समृद्ध प्रक्रियाओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? चिनूक यानी कि स्थानीय पवन है और संबंधित विशेषता है। चिनूक कहाँ पर चलती है? यानी कि चिनूक रोकी पर्वत यानी उष्ण हिम बख्शी पवन है। फोन क्या है? फोन है आल्प्स पर्वत पर, ये क्षेत्र है इसका, और उष्ण शुष्क और ढाल से नीचे चलने वाली पवन है। 47 का यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। यानी और मिस्टल क्या है? दक्षिण फ्रांस में भारी वर्षा लाने वाली आर्द्र समुद्री बहनी है कि मिस्टल ये नहीं है। मिस्टल है रोन घाटी पर चलती है, शीत शुष्क और तीव्र पवन है। यानी कि यहाँ पर और सांता एना ढाल के नीचे संपीड़न जिसके कारण उष्ण और शुष्क स्थितियाँ उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी यानी आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर 47 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोपेन के जलवायु प्रकारों और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? कोपेन जलवायु प्रकार और विशेषता बतानी है। यानी इनमें कौन सा सही है? एफ शुष्क, कोई शुष्क ऋतु नहीं है, ये सही है। एम अल्प शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जल वायु होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन भी सही है। BSH यानी मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क जलवायु, ऑप्शन 3 गलत होगा। ET कोई वास्तविक ग्रीष्म ऋतु नहीं है, ऑप्शन 4 सही है। यानी यहाँ पर 48 का आंसर होगा सी। 48 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मृदा संस्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है हमारा संस्तर ए सामान्य संस्तर बी की तुलना में कार्बनिक पदार्थों से अधिक समृद्ध है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन 2 है संस्तर बी मुख्य रूप से निचलयन का क्षेत्र है जहाँ रिसते हुए जल द्वारा खनिजों का निष्कासन होता है। ऑप्शन 2 गलत है, यहाँ पर 49 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदा के प्रकारों और उनके पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सुमेलित बताना है। काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और पीटमय मिट्टी, दलदली मिट्टी। यानी कि यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित है। यहाँ पर काली मिट्टी दक्कन ट्रैप बिल्कुल सही है। लैटराइट मिट्टी ये भी बिल्कुल सही है। और शुष्क मृदा ये सही नहीं है, ऑप्शन 3 गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी। 50 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, मृदा के प्रकार और उनके अभिलक्षणिक गुणों के निम्नलिखित युग्मों में से सही मृदा के प्रकार अभिलक्षणिक गुण बताने हैं। काली मृदा, जडोल, लैटराइट और शुष्क। 51 का आंसर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गए हैं। यानी कि काली मिट्टी तो सही है और काली मिट्टी सही है। जडोल ये गलत होगा और लैटराइट ये सही है और शुष्क ये गलत है। यानी कि यहाँ पर आंसर होगा 51 का आंसर होगा ए। 51 का आंसर होगा यहाँ पर ए। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।